वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 20 अगस्त 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म के बारे में है। इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने अनाउंस किया है यूनाइट अफेयर प्लेटफॉर्म के लॉन्च को। इसे किसने लॉन्च किया है? देखिए, एक तो इंडिया है जिसने इसे लॉन्च किया है। इंडिया की पार्टनरशिप रही है इसके दौरान यूएन डिपार्टमेंट ऑफ पीस कीपिंग ऑपरेशंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल सपोर्ट। देखिए, जो पीस कीपिंग फोर्सेस होती हैं उनका काम होता है, अगर दुनिया में कहीं कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है तो कॉन्फ्लिक्ट से पीस की ओर जो ट्रांजिशन होता है ये उसमें मदद करते हैं। और जब पीस कीपिंग फोर्सेस को तैयार किया जाता है तो यूनाइटेड नेशंस का एक डिपार्टमेंट इसके लिए वर्क करता है कि किन देशों से फोर्सेस को कलेक्ट किया जाएगा, उन्हें किस रीजन में भेजा जाएगा। तो ये काम तो यूएन डिपार्टमेंट ऑफ पीस कीपिंग ऑपरेशंस करता है। इसके अलावा एक और डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल सपोर्ट। जब ये पीस कीपिंग फोर्सेस किसी फ्रंट पे चली जाती हैं, वहां पर जो भी आर्मीज हैं या फिर कॉमन सिविलियंस हैं उनको असिस्टेंस देने के लिए, तो उन्हें ऑपरेशनल सपोर्ट चाहिए होता है। वो आर्म्स एंड एम्यूनिशन का हो सकता है, रसद का हो सकता है, खाने पीने की चीज़ों का हो सकता है, तो वो डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल सपोर्ट देखता है। तो ये दोनों ही बॉडीज इन्वॉल्व होती हैं पीस कीपिंग ऑपरेशंस में। अब ये यूनाइट अवेयर का उद्देश्य क्या है? देखिए, इट इज़ अ काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। मतलब जब भी पीस कीपिंग फोर्सेस कहीं पर जाएंगी तो हम उन्हें मॉडर्न तरीके से सर्विलांस करते रहेंगे। सो ये एक मॉडर्न सर्विलांस टेक्नोलॉजी होगी जो रियल टाइम थ्रेट को एनालाइज करेगी। जैसा कि मैंने आपको कहा कि पीस कीपिंग फोर्सेस कॉन्फ्लिक्ट वाले जोन में जाते हैं और पीस की ओर जो कदम है उसमें मदद करते हैं, तो ऑब्वियसली उन्हें भी खतरा होता है। तो उन्हें जो थ्रेट है उसे एनालाइज करना और उसकी जानकारी देना पीस कीपर्स को, ये काम करेगा ये प्लेटफॉर्म। डिप्लॉयमेंट। देखिए, जो यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस हैं वो कई सारी जगहों पर डिप्लॉयड हैं। इनिशियली ये जो प्लेटफॉर्म है वो 4 पीस कीपिंग मिशन पर डिप्लॉय किया जाएगा। एक तो होगा मिनुस्मा जो कि माली में चल रहा है, दूसरा यूएनएमएस साउथ सूडान में जो ऑपरेशन चल रहे हैं, यूएनएफआईसीवाईपी जो साइप्रस में चल रहा है, और एमिसोम जो सोमालिया में चल रहा है। तो कई सारे देशों में पीस कीपिंग फोर्सेस हैं। ये इन 4 देशों में डिप्लॉय किया जाएगा थ्रेट असेसमेंट के लिए। इंडिया ने इस प्लेटफॉर्म के लिए $1.64 मिलियन का कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। अब बात करते हैं पार्टनरशिप फॉर टेक्नोलॉजी इन पीस कीपिंग इनिशिएटिव के बारे में। देखिए, जो इनिशिएटिव है इसे 2014 में इस्टेब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल सपोर्ट जो है उसी के द्वारा। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये था कि हम ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट इंश्योर कर सकें पीस कीपिंग फोर्सेस का। इनोवेटिव अप्रोच और टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके हम ग्लोबल ऑपरेशंस को और बेहतर बना सकें। अगर हम यूएन पीस कीपिंग की बात करें तो देखिए, ये एक जॉइंट एफर्ट होता है पीस कीपिंग का। इसमें एक तो डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशंस इन्वॉल्व होता है और दूसरा यूएन डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल सपोर्ट इन्वॉल्व होता है। ये दोनों मिलकर ये काम करते हैं। इनका काम यही होता है कि ट्रूप्स एंड पुलिस को डिप्लॉय करना दुनिया भर के अलग अलग रीजन्स में जहां पर कॉन्फ्लिक्ट है, और जो यूनाइटेड नेशंस के या फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मैंडेट्स हैं उनके अकॉर्डिंग काम करना, जिसमें जनरल असेंबली भी इन्वॉल्व हो जाएगी। ये अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट वाला एरिया है तो कॉन्फ्लिक्ट से पीस की ओर ट्रांजिशन में मदद करते हैं। इन्हें पैसे कहाँ से मिलते हैं? फाइनेंशियल रिसोर्सेज की जिम्मेदारी ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है सभी यूएन मेंबर स्टेट्स की। लीगल ऑब्लिगेशन, यूएन चार्टर के मुताबिक हर मेंबर स्टेट लीगली ऑब्लाइज्ड है कि वो पीस कीपिंग में जो भी उसका शेयर होता है उसे जरूर से पे करे। तो ये तो बात हो गई यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल रेटिफिकेशन ऑफ किगाली अमेंडमेंट के बारे में है। 2016 में ये अमेंडमेंट किया गया था। अभी कैबिनेट ने इस अमेंडमेंट को रेटिफाई कर दिया है। मतलब हो तो ये पहले गया था, हमने अभी रेटिफाई किया है। किगाली अमेंडमेंट जो है उसने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अमेंड किया था, जो कि ओजोन लेयर को डिप्लीट करने वाले सब्सटेंसेस से रिलेटेड है, जिसके तहत हमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को फेज आउट करना है, धीमे धीमे खत्म करना है। देखिए, ये तो समझ में आ गया कि ये अमेंडमेंट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में है। बट ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया कैसे? देखिए, 1970s के दशक में हम ओजोन लेयर को लेकर काफ़ी कंसर्न होने लगे। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन गैस की एक पूरी लेयर है जो हमें सन के हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। वो डिप्लीट हो रही थी, जिसका नुकसान सभी को होता। तो 70s के दशक में इस पर काफ़ी बातचीत हुई। फाइनली 1985 में एक कन्वेंशन हुआ वियना में, वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन में ये बात की गई कि हम ओजोन लेयर को कैसे सिक्योर करेंगे। लेकिन कन्वेंशन में की गई बातें नॉर्मल होती हैं, उन्हें और कंक्रीट रूप देने के लिए फाइनली 1987 में एक प्रोटोकॉल तैयार किया गया जिसको नाम दिया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। उसमें यह तय हुआ कि जो हार्मफुल क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है और भी ऐसे जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस हैं ओडीएस, हम उन्हें खत्म करेंगे।
और उसकी जगह पे हम इस्तेमाल करेंगे HFC यानी कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। अब देखिए हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन को खत्म कर दिया क्योंकि ये ओजोन गैस को डिप्लीट कर रहा था और उसकी जगह पे हमने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल शुरू किया। लेकिन उसके बाद जो हमारे सामने बड़ा चैलेंज आ गया दैट वाज ग्लोबल वार्मिंग, और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ग्लोबल वार्मिंग कॉज करने वाला एक मेजर एजेंट बन गया। अब हमारे सामने एक चिंता और हो गई कि हमने CFC को फेज आउट करके HFC का इस्तेमाल शुरू किया, लेकिन अब HFC ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर रहा था, तो अब हमें इसे भी खत्म करना था। तो HFC को खत्म करने के लिए हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में 2016 में अमेंडमेंट किया किगाली में। तो इसे ही कहा गया किगाली एग्रीमेंट या किगाली अमेंडमेंट। फाइनली किगाली अमेंडमेंट इन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसमें यह कहा गया कि इंडिया के बारे में स्पेसिफिकली कि 2047 तक इंडिया 80% हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का जो एमिशन है उसे रिड्यूस करेगा, जिससे हमें ग्लोबल टेम्परेचर को 0.5 डिग्री कम करने में मदद मिलेगी। इंडिया इसे धीमे धीमे करेगा। 2032 के ऑनवर्ड्स हम 10% रिडक्शन करेंगे, 2037 तक हम 20% करेंगे, 2042 तक हम 30% कर लेंगे और फाइनली 2047 तक जो हमारा टारगेट है 80% मीट करने का वो हम कर लेंगे। देखिए टारगेट यूएस के लिए 1937 है और चाइना के लिए आई होप 1945 है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की बात करें तो ये एंटायरली मैन मेड होता है। हमने CFC को रिप्लेस करके HFC का इस्तेमाल शुरू किया था ताकि हम ओजोन डिप्लीट होने से बचा सकें, लेकिन अब ये एक ऐसा सब्सटेंस बन गया जो ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर रहा था। इसका इस्तेमाल मेनली हम रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनिंग, कुछ सॉल्वेंट और फायर प्रोटेक्शन में करते हैं। HFC स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को तो नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन ये ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है। अब इसे खत्म करने की आवश्यकता है। HFC जैसे कि हम बात कर रहे थे ओजोन लेयर को डिप्लीट नहीं करता। यहां पर देखिए 15 से 29 सालों तक ये बना रहता है, शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट है और ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है। हम इसे कैसे करेंगे? नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फेज डाउन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये हम डेवलप करेंगे 2023 तक सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत करके, और उसके बाद हम लेकर आएंगे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स। इनफैक्ट इसमें कुछ अमेंडमेंट करेंगे। मिड 2024 तक हमें डिसाइड कर लेंगे कि आखिर हम किगाली अमेंडमेंट को कैसे इंप्लीमेंट करने वाले हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कैटल आइलैंड के बारे में है। उड़ीसा के फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट डिपार्टमेंट ने इको टूरिज्म पैकेज स्टार्ट किया है टूरिस्ट के लिए हीराकुंड रिजर्वायर के बीच में पाए जाने वाले एक आइलैंड में। हीराकुंड रिजर्वायर ये उड़ीसा में महानदी पर बनाया गया है। जो रिजर्वायर है उसके बीच में आपको 3 छोटे छोटे आइलैंड मिलेंगे, उनमें से एक है कैटल आइलैंड। ये एक्चुअली में एक सबमर्ज्ड हिल है, एक पहाड़ी थी। इसके चारों ओर रिजर्वायर का पानी आ गया, लेकिन इसका कुछ हिस्सा अभी भी पानी के ऊपर है। तो यहाँ पर कई सारे कैटल्स रहते हैं, गाय भैंस भेड़ बकरियां रहती होंगी ऑब्वियसली। यहाँ पर लोग घूमने जाते हैं। अब ये डेवलप कैसे हुआ था? पहले देखिए होता क्या था कि हीराकुंड डैम बनने के पहले यहाँ पर एक बहुत ही वेल डेवलप्ड विलेज गांव हुआ करता था। जब बहुत बड़ी संख्या में लोगों को यहाँ से डिस्प्लेस किया गया हीराकुंड डैम के पानी के भरने की वजह से 1950s में, तो लोग तो जल्दीबाजी में अपने घर अपना सामान लेकर चले गए, लेकिन कैटल्स वहीं पर रह गए। जब पानी भरना शुरू हुआ तो वो कैटल्स पहाड़ी पे चढ़ गए। पहाड़ी पूरी नहीं भरी तो ये कैटल्स वहाँ पे अभी भी हैं। वहाँ पे अपना वो मस्त से घूमते डालते रहते हैं, खाते पीते रहते हैं, घास वास है, पानी वानी सब है ही, तो लोग वहाँ पे घूमने जाते हैं। इस पहाड़ का नाम भुज पहाड़ है, उसके चारों ओर पानी है। स्पेसिफिक लोकेशन हमें जानने की जरूरत नहीं है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कौन से ब्लॉक में है, वो अपने काम का नहीं है। कैटल वहाँ पर रहते हैं इसलिए कैटल आइलैंड नाम है, चारों ओर से पानी से ढका हुआ है। हीराकुंड डैम एक मल्टीपर्पज डैम है। इंजीनियर M विश्वेश्वरैया ने 1937 में इस बारे में बात की थी कि महानदी रिवर पे अगर हम एक डैम बना दें तो फ्लड्स की समस्या सॉल्व हो जाएगी। 1956 में फाइनली इसे कमीशन किया गया। इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम बनाइए। महानदी पर आपको ये जो संबलपुर टाउन है उड़ीसा में, उससे 15 किलोमीटर ऊपर की ओर मिलेगा। यहाँ पर डेब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपको मिल जाएगी, जिसके नॉर्थ और साउथ में, ईस्ट और नॉर्थ में स्पेसिफिकली हीराकुंड रिजर्वायर का ही पानी मिलेगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल वांगचुआ फेस्टिवल के बारे में है। ये एक ट्रेडिशनल डांस है जिसमें वांगचुआ फेस्टिवल के दौरान जो मोर्टेन विलेज है कर्बी आंगनौर डिस्ट्रिक्ट का, वहां पर इसे सेलिब्रेट करते हैं आसाम में। 18 अगस्त को अभी सेलिब्रेट किया गया तो न्यूज़ में आ गया। वांगचुआ फेस्टिवल काफ़ी इंपॉर्टेंट सेलिब्रेशन है तीवा ट्राइब का। आसाम की ये ट्राइब है। एग्रीकल्चर से इस पूरे फेस्टिवल का कनेक्शन है। इस दौरान ये पिग को सेक्रीफाइस करते हैं, प्रेयर करते हैं कि उनकी हार्वेस्ट अच्छी हो, और हार्वेस्ट जो अपनी डेटी हैं उनको ये समर्पित भी करते हैं। अगर हम बात करें तीवा ट्राइब के बारे में, तो ये ट्राइब काफ़ी कल्चरली रिच है। असम और मेघालय में पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के कुछ हिस्सों में भी आपको मिल जाएगी। इन्हें शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया गया है स्टेट ऑफ आसाम में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आदि कास्केड फ्रॉक के बारे में है। रिसर्चर्स की एक टीम ने
कास्केड फ्रॉग की एक नई स्पीसीज को खोजा है अरुणाचल प्रदेश में। इसे वहां पर जो इंडिजीनियस आदि ट्राइब है जो आसपास के हिल्स में रहती हैं उन्हीं के नाम पर नाम दे दिया गया है। इनफैक्ट अरुणाचल प्रदेश में आदि हिल्स भी हैं। ये देखिए लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ रेनिड फ्रॉग्स जो है उनसे बिलोंग करता है। जो फैमिली रेनिडाई के फ्रॉग्स होते हैं उन्हें रेनिड फ्रॉग कहा जाता है। वर्तमान में इनकी 73 नोन स्पीसीज हैं जो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना में, इंडो चाइना रीजन में, मलाया पेनिनसुला में मिलती हैं। आगे हम बात करते हैं आदि ट्राइब के बारे में। आदि ट्राइब मोस्ट पॉपुलर ग्रुप है जो आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। ऐसा माना जाता है कि 16वीं शताब्दी में ये सदर्न चाइना से आए थे। तिब्बतियों बर्मन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। नदन जो रीजन है अरुणाचल प्रदेश का वहां पे रहते हैं। ईस्ट सियांग और लोअर दिबांग का जो रीजन है वहां पर आदि ट्राइब के लोग एक्सपर्ट होते हैं कीन और बंबू के आइटम्स बनाने में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स के बारे में है। अभी हाल ही में से रिलीज किया गया है नाइट फ्रैंक के द्वारा। ये एक रेसिडेंशियल एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट फर्म है, प्राइवेट फर्म है। उसी ने बताया कि कौन सी प्राइम ग्लोबल सिटीज हैं जहां पर प्रॉपर्टीज के दाम बढ़ अथवा घट रहे हैं। तो ये वैल्यूएशन बेस्ड इंडेक्स होता है जहां पे दुनिया भर के 45 सिटीज में इवैल्यूएशन किया गया कि जो प्राइम रेसिडेंशियल लोकेशंस हैं वहां पर प्रॉपर्टीज के प्राइसेस बढ़ रहे हैं अथवा घट रहे हैं वहां की लोकल करेंसी में। ठीक है, जो प्राइम रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी होती है आप उसे ऐसी प्रॉपर्टी के रूप में डिफाइन कर सकते हैं जो मोस्ट डिजायरेबल, एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी हो, लोकेशन उनकी अच्छी हो, लोग वहां पर रहना पसंद करते हैं, कम से कम 5% उनका वैल्यूएशन ओवरऑल जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें कवर होता हो। फाइंडिंग्स में क्या निकल के आया, दिल्ली में जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज प्राइम लोकेशन पे हैं उनमें गिरावट आई है 0.2% की। इसीलिए दिल्ली की जो रैंक थी 37 वो गिरकर यहाँ पर जो 32 थी उससे गिरकर 37 हो गई। मुंबई और बेंगलुरु में भी प्राइम लोकेशन पर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज में गिरावट देखने को मिली है, इसलिए इनकी भी रैंक 40 और 43rd से गिर के 36 और 40 हो गई। दुनिया की 35 सिटीज हैं जहां पर प्राइम रेसिडेंशियल प्राइसेस में हम बढ़ोतरी देख रहे हैं। इंडेक्स से जानते रहिए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज के बारे में है। देखिए इंडिया में बुलियन का मतलब क्या होता है? बुलियन का मतलब होता है फिजिकल गोल्ड और सिल्वर जो हाई प्योरिटी का हो। यूजुअली सोने और चांदी की जो सिल्लियां होती हैं या फिर सिक्के होते हैं, बार्स और कॉइन्स, उन्हें बुलियन कहा जाता है। इंडिया में गोल्ड और सिल्वर का काफी क्रेज है। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है। समझिए प्राइस को कौन कंट्रोल कर सकता है? जिसके पास या तो डिमांड हो या सप्लाई हो। एज यू कैन सी कि इंडिया के पास डिमांड बहुत ज्यादा है बुलियन की, लेकिन हम प्राइस को कंट्रोल नहीं करते। इसका रीजन ये है बिकॉज हमारे पास कोई इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज है ही नहीं जहां पर बुलियन ट्रेडर्स खुद को रजिस्टर करके ट्रेडिंग कर सकें। पिछले साल इसीलिए हमने प्लान बनाया कि हम अपना खुद का इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज तैयार करेंगे जो गांधीनगर है, गिफ्ट सिटी, गुजरात में, वहां पर। इसी उद्देश्य से अभी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी ने पायलट बेसिस पे चेक कर रहे हैं कि हम बढ़िया से कर पाएंगे कि नहीं, एक इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज रन करने का प्लान बना लिया है जो 1 अक्टूबर 2021 से लाइव हो जाएगा, यानी कि ऑपरेशनल हो जाएगा। बुलियन का मतलब आपने समझा। बुलियन को कई बार लीगल टेंडर के रूप में भी स्वीकार कर लिया जाता है और लगभग हर जो रिजर्व बैंक होता है, सेंट्रल बैंक होता है, वो बुलियन को अपने पास रखता है रिजर्व के तौर पे। जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो इसमें पैसा वगैरह भी लगाते हैं। जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो बुलियन को खरीद लेते हैं डीलर्स से जो किसी न किसी ग्लोबल बुलियन मार्केट में रजिस्टर्ड होते हैं। क्योंकि वो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है तो हमारा उसके वैल्यूएशन में कुछ खास रोल नहीं होता, बट अब होगा। अगर इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज हमारे यहाँ भी है तो ये गेटवे होगा बुलियन इंपोर्ट का इंडिया में। जो बुलियन इंपोर्ट होगा और जो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, उसे हम इस एक्सचेंज के माध्यम से चैनलाइज कर पाएंगे। इसे मैनेज किया जाएगा इंडिया इंटरनेशनल बुलियन होल्डिंग IFSC के द्वारा, जिसे आप शॉर्ट में IIBH कह सकते हैं। ये गिफ्ट सिटी में है, गुजरात में। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी IFSCA की बात करें तो 27 अप्रैल 2020 को इसे स्टैब्लिश किया गया था, जिसके लिए एक कानून आया था इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी एक्ट 2019। गुजरात के गांधीनगर में है, गिफ्ट सिटी में। ये एक यूनिफाइड अथॉरिटी है जो इंडिया में जो भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्हें रेगुलेट करता है। रिविजन कर लेते हैं। यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म TRDO ने लॉन्च किया है? नहीं, इंडिया ने कोलैबोरेट किया है इसके लिए यूनाइटेड नेशंस की 2 बॉडीज के साथ जो पीस कीपिंग में इन्वॉल्व रहती हैं। वांगचुआ फेस्टिवल आसाम में मनाया जाता है, सही है। आदि कास्केड फ्रॉग वेस्टर्न घाट में, आदि हिल्स में, नहीं, अरुणाचल प्रदेश में है, तो ये तो गलत हो गया। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स UN हैबिटेट रिलीज करता है, गलत है। मैंने अभी आपको बताया था एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है नाइट फ्रैंक, वो इसे रिलीज करते हैं ना, तो ये वाला भी गलत हो गया।
इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, ये सही है। इस सेशन की पीडीएफ आपको ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज के इस सेशन में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।